नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 16 रिक्सिया एवं टेरिडोफाइटा के अंतर्गत टेरिडियम का अध्ययन करेंगे। टेरिडियम जो है वह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। टेरिडोफाइटा ये पहला पादप है जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। प्रभाग टेरिडोफाइटा, उपप्रभाग टेरुप्सिडा, वर्ग लेप्टोस्पोरेंजिएटी, गण फिलिकेरिस, कुल डेंटेस्टोटिएसी, वंश टेरिडियम। वितरण व स्वभाव टेरिडियम एक व्यापक रूप से पाए जाने वाला फर्ण है। यह नम व छायादार स्थानों में पाया जाता है। इसकी विभिन्न जातियाँ पहाड़ी व मैदानी भाग में भी पाई जाती हैं। यह भूमिगत प्रकंद से वृद्धि करता है। इसका मुख्य पादप जो होता है टेरिडियम का वह बीजाणुद्भिद होता है। वैसे इसमें दो प्रावस्थाएं हैं, बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद, लेकिन बीजाणुद्भिद प्रावस्था प्रभावी होती है। अब आती है बाह्य संरचना। टेरिडियम की बाह्य संरचना, ये चित्र देखते हैं, ये टेरिडियम का चित्र है जो आप देख रहे हैं। इसकी हम बाह्य संरचना देखते हैं। टेरिडियम का बीजाणुद्भिद पूर्णतः जड़, प्रकंद व पत्तियों में विभेदित होता है। प्राथमिक मूसलामूल अल्पकालिक जड़ों के रूप में होती है। कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाती है। इससे स्थायी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये प्राय छोटी व शाखित होती हैं। प्रकंद बेलनाकार, द्विभाजित, शाखित व भूमिगत होता है। यह पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। इसके ऊपर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। पत्तियां पर्व संधियों से ऊपर की ओर एकांतर क्रम में विकसित होती हैं। एकांतर क्रम का मतलब एक इधर एक इधर, एकांतर क्रम में विकसित होती हैं। ये पत्तियां जो हैं तरुण पत्तियों में कुंडलित किसलाई विन्यास पाया जाता है, अर्थात सर्पिलाकार रूप में कुंडलित होती हैं। एक परिपक्व पत्ती द्विपिच्छिक संयुक्त होती हैं। द्विपिच्छिक यानी कि सरल पत्ती ये होती है। सरल पत्ती के यदि कटान इस तरह से पहुंच जाएं, ये एक पिच्छिक, और फिर यदि इसके कटान और पहुंच जाएं तो ये कहलाती है द्विपिच्छिक होती हैं। ये आकार में ये जो आकार में शंक्वाकार होती हैं, इन्हें प्रपर्ण कहते हैं। अब आती है इसकी आंतरिक संरचना। यदि हम इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो पहला है मूल। इसकी मूल कैसी होती है? मूल जो है इसकी वह 3 भागों में दिखाई देती है। मूलीय त्वचा, व्रण ऊतक और संवहन तंत्र पाए जाते हैं। इसमें एक कोशिकीय रोम भी पाए जाते हैं। इसमें मूल के केंद्र में केंद्रीय संवहन तंत्र भी पाया जाता है। अब आता है इसके बाद प्रकंद। मूल के बाद है प्रकंद। अनुप्रस्थ काट में सबसे भारी भाग कहलाता है और इसके अंदर प्रकंद के अंदर एक स्तरीय बाह्य त्वचा होती है जो क्यूटिकल से ढकी रहती है। इसमें युवा प्रकंद में नाल रंभ, जबकि परिपक्व प्रकंद में बहुचक्री क्रम पाया जाता है। इसमें संवहन पुल 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। इन संवहन पुलों को मेरिस्टील कहा जाता है। अब आता है पर्णव्रंत। पर्णव्रंत अनुप्रस्थ काट में अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। इसकी बाह्य त्वचा एक स्तरीय होती है। युवा पर्णव्रंत के घन ऊतक में यू आकृति का रंभ पाया जाता है। पर्णक। पर्णक एक चपटी पृष्ठाधार संरचना है। पर्णक आंतरिक रूप से ऊपरी व निचली अधिचरम में विभेदित रहते हैं। इसमें खम्भ ऊतक और स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं पर्ण मध्योतक के अंदर, जो कि दोनों अधिचरमों के बीच में स्थित होता है। इसमें पर्णक के केंद्र में संकेंद्रिक संवहन पुल पाया जाता है, यानी केंद्रीय जाइलम के चारों ओर फ्लोएम कोशिकाएं पाई जाती हैं।
अब आता है जनन। जनन जो है वह कायिक अलैंगिक प्रकार का होता है। पहला आता है कायिक जनन। यह टेरिडियम के कायिक प्रकंद द्वारा होता है। प्रकंद के गलन एवं मृत्यु के कारण इसकी द्विभाजी शाखाएं अलग होकर के प्रत्येक शाखा नव बीजाणुद्भिद का निर्माण करती हैं। दूसरा आता है बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन। टेरिडियम में सभी बीजाणु एक समान होते हैं, अतः यह समबीजाणुविक टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। ये बीजाणु धानियों में बनते हैं। ये क्या है, जैसे पर्ण होती है, ये बीजाणु, इसके नीचे ही जिस पर्ण के नीचे बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं उन बीजाणु पर्णों को बीजाणु पर्ण कहा जाता है। निचली सतह पर ये धानियाँ पाई जाती हैं। बीजाणुधारियों को सोराई कहते हैं। ये रैखिक क्रम में लगातार विकसित होती हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी या सोरस एक वृंत व कैप्सूल में विभेदित होती हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये बीजाणुधानी के अंदर ये बीजाणुधानियाँ हैं, इसके अंदर ये एक बीजाणुधानी का, इसमें एक वृंत है और एक कैप्सूल है। परिपक्व कैप्सूल का जैकेट एक और कुछ संकरी, ये संकरी देख रहे हैं, और वह पतली भित्तियुक्त कोशिकाओं की पट्टी होती है। ये वाली सक्रिय और पतली भित्ति वाली हैं, इसे हम स्टोमियम कहते हैं। यहीं से स्फुटन होता है। बीजाणुधानी के अंदर से समस्त कोशिकाएं प्राथमिक जन कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर के 16 बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसके अंदर की बात कर रहे हैं। और बाद में इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित बीजाणुओं का चतुष्क बनता है। इस प्रकार बीजाणुधानी के अंदर 64 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। शुष्क वातावरण में वलय कोशिकाओं की बाहरी पतली भित्ति से वाष्पन होता है और दबाव बढ़ता है। ये यहाँ से फट जाती हैं और इसमें से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। ये बीजाणु जो हैं वह युग्मकोद्भित्रावस्था की प्रथम कोशिका कहलाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे अब देखेंगे। इसमें युग्मकोद्भिद, ये आ गया युग्मकोद्भिद। तो युग्मकोद्भिद का ये चित्र है, इससे हम समझेंगे युग्मकोद्भिद ये वाला। अभी जो बीजाणु अंकुरित होते हैं ये युग्मकोद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका है। अनुकूल वातावरण आने पर प्रकीर्णन के बाद बीजाणुओं के अंकुरण प्रारंभ होता है। ये जल का अवशोषण करते हैं। बीजाणु की बाह्य चोल फट जाता है। अंतः चोल एक जन नलिका के रूप में बाहर निकलता है और इसमें लगातार विभाजन होते हैं। विभाजन होने पर इसमें आधारीय कोशिका से अनेक मूलाभास निकलते हैं। ये देख रहे हैं आप, मूलाभास निकलते हैं और तथा जिससे नवपादप मिट्टी में चिपका रहता है। ऊपरी कोशिका में हरित लवक, ये हृदयाकार बन गया, हरित लवक पाए जाते हैं इसके अंदर। इसे प्रोथैलस कहते हैं। ये स्वपोषी होता है क्योंकि इसमें हरित लवक हैं और ये जनन अंग बनते हैं। इसमें मुख्य रूप से इसमें जनन अंग बनते हैं इस प्रोथैलस में, और इसमें पुधानी और स्त्री धानियों का निर्माण होता है। ये जो हृदयकार संरचना बनी है इसके अंदर पुधानियाँ हृदयकार प्रोथैलस के आधारीय भाग में, यहाँ आधारीय में पुधानी पाई जाती है और ऊपर की तरफ स्त्री धानी का निर्माण होता है। यहाँ पर स्त्री धानी बनती हैं। पुधानी हृदयकार थैलस के आधारीय क्षेत्र में विकसित होती हैं। इस तरह से यहाँ पर बन जाएंगी पुधानी। पुधानी के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। बाहरी और आधारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका परिवर्धन हम देख सकते हैं, आगे इसमें बता रखा है इसलिए पुधानी का परिवर्धन। तो ये पुधानी की प्रारंभिक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी, एक आधारीय एक ऊपरी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से पुधानी के अंदर फिर ऊपरी कोशिका में क्या हो जाता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और एक बाहरी गुंबद कोशिका और भीतरी
जो कोशिका है, अंदर वाली जो कोशिका है, ये देख रहे हैं आप, इसे प्राथमिक पुंजनक कोशिका कहते हैं। प्राथमिक पुंजनक कोशिका में अनेक विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन ये होंगे और 30 से 40 तक पुमणुओं का निर्माण हो जाता है। ये वाले इसमें कई विभाजन होते हैं ये, और इसके अंदर बाद में पुमणु, पूर्व पुमणु बनते हैं, फिर इसमें कायांतरण होता है, कायांतरण होकर के पुमणु बनते हैं। ये पुमणु वहाँ पर आप देख रहे थे द्विकशाभिक हैं, यहाँ पर इसके पुमणु बहुकशाभिक पुमणु का निर्माण होता है। इसके बाद आता है स्त्रीधानी। स्त्रीधानी का परिवर्धन भी इसी तरह से हम देखते हैं। यहाँ पर ये स्त्रीधानी एक कोशिका जो है वह क्या कहलाती है, प्रारंभिका कहलाती है, और इसमें फिर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं, बाहरी और आधारी कोशिका का निर्माण होता है, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं। इसके अंदर ऊपरी कोशिका और आधारीय कोशिका बन जाती है, और इसमें आधारी कोशिका इसके अंदर स्त्रीधानी के अंदर अभ्यक्ष, इसके अंदर कई विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, और ऊपरी प्राथमिक आवरण कोशिका बनाती है और निचली केंद्रीय कोशिका बनाती है, नीचे वाली केंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण करती है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। और प्राथमिक आवरण कोशिका से गिरवा और केंद्रीय कोशिका के विभाजन से प्राथमिक, ये केंद्रीय कोशिका विभाजन से क्या बनाती है, ये प्राथमिक नाल कोशिका, अंडानाल कोशिका, अंड कोशिका, प्राथमिक नाल कोशिका, अंडानाल कोशिका और अंड कोशिका का निर्माण करती है, और ये बाद में एक फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। अब आता है इसमें निषेचन। इसमें आएगा निषेचन के द्वारा क्या होता है कि ये कोशिकाएं जो हैं वह क्या होता है, जल की आवश्यकता पड़ती है और जल अवशोषित कर परिपक्व पुधानी फूल जाती है, जिससे आवरण कोशिका पर दबाव पड़ता है, पुमणु मुक्त हो जाते हैं, जल में तैरते हुए स्त्रीधानी के पास आ जाते हैं, और स्त्रीधानी की गिरवा नाल कोशिका और अंडा नाल कोशिका विघटित हो जाती है, और ये विस्कस पदार्थ बनाते हैं, पुमणु को अपने ओर आकर्षित करते हैं। पुमणु अंड कोशिका से मिल जाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं और अपने चारों एक मोटी भित्ति का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण इसको निषिक्तांड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, निषिक्तांड कहा जाता है। इसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं नव बीजाणुद्भिद का परिवर्धन। तो नव बीजाणुद्भिद जो है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो चित्र है ये नव बीजाणुद्भिद का अंकुरण बता रखा है। इसके अंदर तो निषेचन के तुरंत बाद स्त्रीधानी में उपस्थित विस्कस पदार्थ क्या हो जाता है, सूख जाता है, निषेचित स्त्रीधानी का मुंह बंद हो जाता है। निषिक्तांड उदर्क विभाजन, यहाँ पर निषिक्तांड में उदर्क विभाजन होते हैं, एक चतुष्कोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और ये अनुप्रस्थ विभाजन से फिर 8 कोशिका युक्त भ्रूण बनाते हैं, जिससे कि ऊपरी सोपान की 4 कोशिकाएं प्रहरो, शीर्ष और बीजपत्र प्रारंभिका बनाते हैं, और निचले सोपान की 4 कोशिकाएं मूल व पाद का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार से एक नवोदित बीजाणुद्भिद को प्रोथैलस से भोजन पर, क्योंकि ये सारा बन कहाँ रहा है, ये सारी क्रिया हो कहाँ रही है, ये सारी क्रिया जो है वह प्रोथैलस के ऊपर ही, निषेचन क्रिया जो है प्रोथैलस के ऊपर हुई है। तो शुरू में ये प्रोथैलस पर ही निर्भर करता है, बाद में धीरे धीरे बीजाणुद्भिद जो है, मुख्य पादप जो है वो बड़ा होने लगता है, प्रोथैलस जो है वह लुप्त हो जाता है। धन्यवाद। ये लेसन पूरा हुआ।